हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या, टाइमलाइन ऑफ एटम्स की। देखिए डिफरेंट टाइम पे हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने लेवल पे एटम को समझाने की कोशिश की कि एटम किस तरीके की चीज़ है। ठीक है, अब तक हम देखो बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं पीछे कि एटम क्या होते हैं, एक टाइनी पार्टिकल्स जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन उसकी भी एक हिस्ट्री है कि किस तरीके से एटम को डिस्कवर किया गया था। ठीक है, आज जो हम एटम देख रहे हैं वो डिफरेंट टाइम पे अलग अलग चीज़ों में समझा जा सकता था, अलग अलग तरीकों से समझा गया था। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे किससे। सबसे पहले जिसने एटम के बारे में ऑलमोस्ट बात करनी शुरू की थी, डेमोक्राइटस 400 बीसी में एक ग्रीक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या दिया था अपने लेवल पे, उन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि एटम क्या चीज़ होती है और किस लेवल पर किस तरीके से काम करती है। देखिए लगभग 2500 साल पहले जब उन्होंने ये थ्योरी दी थी, उस टाइम पे ऑलमोस्ट साइंस ना के बराबर थी। ठीक है, साइंस के बारे में लोग ना ही जानते थे, ना ही इस तरीके की कोई डिस्कवरी होती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ें दी जिसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले उन्होंने बताया था कि समझाने का उनका तरीका था कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्रेड, अगर हम उसको दो पार्ट्स में बांटते हैं, दो बराबर पार्ट्स में, उसके बाद जो बराबर पार्ट्स बटे हुए हैं उनको और दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसके बाद उनको और दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऐसे करते करते हम क्या करते हैं, एक छोटे लेवल पे पहुंच जाते हैं और सबसे जो छोटा पार्टिकल्स होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसको काटा नहीं जा सकता। ठीक है, देखिए आप एक पार्टिकल, एक सब्सटेंस को काटते जाते एक ऐसा लेवल आ जाएगा जिसको काटा नहीं जाएगा, वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। उस चीज़ को उन्होंने बोला था एटोमियो। ठीक है, एटोमियो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अनकटेबल। ठीक है, डेमोक्रेटस ने कहा था कि उस टाइम पे जब ये रिसर्च हो रही थी, ठीक है, वहाँ पे देखो कोई एक्सपेरिमेंट की कोई लैब नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। उन्होंने अपने लेवल पे जब चीज़ें समझा रहे थे तब उन्होंने ऑलमोस्ट सभी थ्योरी दी थी, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, सिर्फ ये थ्योरी थी और हम इसी के बारे में जान रहे हैं। तो डेमोक्रेटस ने क्या कहा था कि दुनिया की सभी चीज़ें इस तरीके के एटोमियों से, इस तरीके के अनकटेबल पार्ट से बनी हुई है। और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया था कि हर एक सब्जेक्ट में, हर एक जो भी हमारे पास कोई भी चीज़ है उसके अंदर डिफरेंट तरीके के एटम्स होते हैं। ठीक है, आयरन के अंदर डिफरेंट एटम होते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होता है और दिखने में अलग दिखता है। वही चीज़ अगर हम सोडियम देखें, वो सॉफ्ट होता है, दिखने में बिल्कुल डिफरेंट दिखता है। तो उन्होंने बोला था कि हर एक सब्जेक्ट में हमारे पास एक डिफरेंट तरीके के एटम्स होते हैं। उन्होंने उन एटम्स का साइज भी बिल्कुल डिफरेंट बताया था, उन एटम्स की शेप भी बिल्कुल डिफरेंट बताई थी। इवन उन्होंने तो हर एक एटम का कलर भी डिफरेंट बताया था। ठीक है, तो इसमें से कुछ बातें तो चलो ठीक है आज भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन कुछ बातें फॉल्स हो गई जिसको आज नहीं माना जाता, जैसे कि कलर, हर एक एटम का कलर डिफरेंट होता है। इस तरीके की बातें आज नहीं मानी जाती क्योंकि आगे जाके साइंटिस्ट ने कुछ चीज़ें अलग तरीके से प्रूव की थी। लेकिन अपने लेवल पे उन्होंने बहुत कुछ बताया। एक्सपेरिमेंटली उनके पास कोई लैब नहीं थी, इसलिए उनकी बात नहीं की जाती, डेमोक्राइटस के बारे में बात नहीं की जाती क्योंकि उन्होंने साइंस की कोई लैब में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। ये माना जाता है कि लकीली उन्होंने कुछ अच्छी बातें बोल दी, इसके अलावा कुछ खास इसके बारे में नहीं कहा जाता। ठीक है, ये तो क्या था डेमोक्राइटस के बारे में, जिन्होंने अब से 2500 साल पहले एटोमियो को ऑलमोस्ट अपने लेवल पे डिस्कवर कर दिया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लगभग 2200 साल तक एटम के बारे में कुछ खास डिस्कवर नहीं हुआ जिसके बारे में बात की जा सके। नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट आए वो कौन थे, जॉन डाल्टन ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। देखिए इस टाइम पे 1807 में साइंस डेवलप हो चुकी थी, बहुत सारी मशीनरीज बन चुकी थी, फैक्ट्रियों में काम हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही थी, साइंस का मतलब लोगों को समझ आने लग रहा था। ठीक है, तो अब उनके पास एक लैब भी थी, एक्सपेरिमेंट करने का तरीका भी था। तो उन्होंने अब एक एटम की थ्योरी दी।
उन्होंने एटम की थ्योरी में बोला कि दुनिया की हर एक चीज़, यूनिवर्स की हर एक चीज़ छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से बनी हुई है, जिनका नाम उन्होंने एटोमियों से बदलकर एटम बना दिया। ठीक है, उन्होंने यही डेमोक्रिटस की जो थ्योरी थी उनको थोड़ा सा और ब्रॉड लेवल पे लेके गए और थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश की और कहा कि दुनिया की हर एक चीज़ किससे बनी हुई है, एक इंडिविजुअल पार्टिकल से, छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से, जिसको आगे कट नहीं किया जा सकता, जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। वो क्या थे हमारे पास, एटम। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने ये कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में डिफरेंट तरीके के एटम होते हैं, उनका डिफरेंट शेप होता है, उनकी डिफरेंट साइज होता है, जो कि ऑलमोस्ट बातें करेक्ट ही हैं, आज भी मानी जाती हैं। और साथ में कहा कि डिफरेंट एटम्स अगर मिलते हैं और वो रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करते हैं क्या, एक कंपाउंड को। ठीक है, तो डिफरेंट एटम जब भी मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, एक कंपाउंड। ठीक है, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से NaCl वगैरह जैसे एग्जांपल दिया मैंने, इस तरीके से एक कंपाउंड की फॉर्मेशन के बारे में जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में बताया था। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्या, हमारे पास थॉमसन की एटॉमिक थ्योरी। देखिए थॉमसन क्या थे, थॉमसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अब इस चीज़ को जो जॉन डाल्टन ने बताया उसको आगे जाके और फर्दर रिसर्च करना शुरू किया। ठीक है, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के बाद। ठीक है, इन्होंने 1897 में एक डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। उन्होंने चलो जो जॉन डाल्टन थे उसकी अब तक चीज़ें मानी जा रही थी, सभी साइंटिस्ट एक्सेप्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि एटम्स इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं, सब कुछ माना जा रहा था। लेकिन थॉमसन ने उनको गलत प्रूव कर दिया। उन्होंने एक डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम के अंदर एक सब पार्टिकल होता है, ऐसा थॉमसन की थ्योरी में उन्होंने प्रूव किया। और वो कैथोड रे ट्यूब की थ्योरी थी, जो कि हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, किस तरीके से थॉमसन ने चीज़ों को परफॉर्म किया। ठीक है, 1897 में उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और 1904 में उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसमें बताया कि एटम किस तरीके का दिखता होगा लगभग। ठीक है, वो इस चीज़ को प्रॉपर मैनर में प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपने लेवल पे ये चीज़ें समझाने की कोशिश की। ठीक है, उस थ्योरी का नाम दिया इन्होंने क्या, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल मतलब आज के टाइम में हम इसे वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं, या फिर चोको चिप्स मॉडल भी बोल सकते हैं। अब देखो वाटरमेलन मॉडल कहने का मतलब क्या होता है, मेरा मतलब है कि आप इस तरीके का उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कि हमारे पास जो एटम होता है वो एक स्फेयर कोई चीज़ होती है, कोई गोल सी चीज़ होती है जो कि पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज है, और बीच में छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स अवेलेबल है जगह जगह पे। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं जैसे वाटरमेलन में होता है, वो पूरा रेडिश होता है अंदर से, और बीच बीच में ब्लैक कलर के बीज होते हैं जो कि आपने देखे होंगे। तो ऐसे ही प्लम पुडिंग मॉडल था, जिसमें क्या वाटरमेलन के अंदर ये छोटे छोटे बीज जैसे दिख रहे हैं, ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये जो पूरा वाटरमेलन है ये क्या है, हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज, हमारे पास ये बन जाता है एक एटम। ठीक है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, तब ये बता दिया था इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज एक सब एलिमेंट है। लेकिन अब तक हमारी जॉन डाल्टन की थ्योरी अवेलेबल थी। जॉन डाल्टन ने यह कहा था कि दुनिया में जितने भी एटम्स हैं सभी के सभी न्यूट्रल होते हैं, ना ही वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ना ही वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो एक न्यूट्रल स्टेट में रहते हैं। तो उस थ्योरी को भी उन्होंने कंसिडर में लेके तब ये चीज़ अपनी थ्योरी दी थी कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है इसको डिस्कवर कर दिया था, लेकिन एटम होना कैसा चाहिए, पूरी तरह से न्यूट्रल। तो उन्होंने चारों तरफ क्या लगाया, पॉजिटिवली चार्ज
उन्होंने ये चीज कंसिडर की। ठीक है, तो यहाँ पे जो थॉमसन की थ्योरी खत्म हो गई। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल में उन्होंने ये चीज समझाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखेंगे तब हम आगे जाके इसको डिटेल में समझेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट आए कौन? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड क्या थे? एक जो साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट, उन्होंने 1911 में अपना एक एटॉमिक थ्योरी दी। ठीक है, जिसे हम जो न्यूक्लियर होता है उस मॉडल के नाम से भी जानते हैं, न्यूक्लियर मॉडल के नाम से, 1911 में। अब इन्होंने अपनी थ्योरी क्या दी थी? देखिए, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में कैसे किया था वो आगे वाली वीडियोस में देखेंगे हम। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद। ठीक है, तो तब तक हम समझते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल में उन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में प्रूव क्या किया था। उन्होंने ये प्रूव किया था कि प्लम पुडिंग जो मॉडल है थॉमसन का, उसमें ये कह रखा है कि पूरा तो एटम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, बीच बीच में छोटे सब पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होता है। लेकिन रदरफोर्ड ने कहा ऐसा नहीं होता, पॉजिटिवली चार्ज अगर कोई सब एलिमेंट है तो वो सिर्फ सेंटर में है, और जो छोटे पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके चारों तरफ इधर उधर रिवॉल्व करता है। ठीक है, एटम के अंदर एक छोटा सा पार्टिकल होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और बाकी बचे हुए हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। ये रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी में बताया, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूव भी कर दिखाया। ठीक है, तो ये क्या थे? बीच में पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? नेगेटिवली चार्ज। अब तक देखिए प्रोटॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। आगे जाके रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, लेकिन उन्होंने नाम पहले ही आ चुका था इसका, क्या? प्रोटॉन जो था, ठीक है, वो किस तरीके से काम करता है। देखो, वैसे तो नाम दिया था सिर्फ रदरफोर्ड ने, डिस्कवरी तो ई गोल्डस्मिथ ने की थी 1919 में। ठीक है, लेकिन अभी तक सिर्फ रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम दिया था, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमारे पास थॉमसन पहले ही कर चुका था। ठीक है, तो उन्होंने, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में इस तरीके का एक एटम की स्ट्रक्चर के बारे में समझाने की कोशिश की और एटम के मॉडल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आया हमारे पास क्या? बोहर का एटॉमिक मॉडल। देखिए, नील बोहर जो कि एक्चुअली एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, वो बेसिकली थॉमसन के भी स्टूडेंट थे। ठीक है, और इसके अलावा रदरफोर्ड के भी स्टूडेंट थे। उन्होंने कुछ समय थॉमसन के पास सीखने की कोशिश की कि एटम किस तरीके का होता है, किस तरीके से काम करता है। उन्होंने जो रदरफोर्ड से जितनी चीज़ें सीखी जा सकती थी वो चीज़ें सीखी वहाँ पे। ठीक है, रदरफोर्ड से भी और थॉमसन से भी। हाफ टाइम उन्होंने अपना थॉमसन को दिया और हाफ टाइम उन्होंने रदरफोर्ड को दिया, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी थ्योरीज उन्होंने समझी। उसके बाद उन्होंने अपना खुद का एक मॉडल दिया जो कि क्या था? हमारे पास बोहर मॉडल। अब बोहर मॉडल में उन्होंने क्या कहा कि पॉजिटिवली चार्ज जो कि प्रोटॉन है, रदरफोर्ड ने पहले ही बता चुका था कि प्रोटॉन जो होता है सेंटर में बीच में होता है। ठीक है, अभी तक उन्होंने डिस्कवरी नहीं की थी, लेकिन बता चुके थे, नेम दे चुके थे कि प्रोटॉन जो कि बीच में होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। बोहर ने अपने मॉडल में कहा ये बात ठीक है, रदरफोर्ड ने एकदम बात सही की है, बिल्कुल भी गलत नहीं की, कि जो हमारे पास प्रोटॉन होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, लेकिन मूव जो कर रहे होते हैं वो ऐसे ही नहीं, इधर उधर नहीं मूव करते हैं, वो मूव करते हैं एक प्रॉपर ऑर्बिट में। ठीक है, एक प्रॉपर सर्कुलर मैनर में। अगर बीच में कोई प्रोटॉन रखा हुआ है तो उसके बिल्कुल सर्कुलर मैनर में ऐसे मूव करेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये बोहर ने अपने मॉडल में कहा। बोहर ने जो ये वे था, सर्कुलर वे था, जिस वे में ये मूव कर रहे होते हैं, उन्हें इसने नाम दिया ऑर्बिट्स। ठीक है, एक ऑर्बिट के अंदर ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ऐसा नील बोहर ने बोला था। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। उन्होंने ये भी बताया था कि जो भी एटम होता है उसके अंदर, हर एक ऑर्बिट के अंदर फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। दूसरे
ऑर्बिट में जाने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी या कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी डोनेट करेंगे या एनर्जी गेन करेंगे तब वो दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है। लेकिन उन्होंने उस जो इसकी डायमेंशंस तक बता दी थी, जो एटम के अंदर इनके ऑर्बिट्स से उनकी डायमेंशंस तक बता दी थी कि इतने डायमेंशंस के ऑलमोस्ट ऑर्बिट्स होते होंगे, ठीक है। तो 1913 में उन्होंने अपने लेवल पे ये डिस्कवरी की थी कि प्रोटॉन बीच में होता है, साइड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, लेकिन ऑर्बिट्स के अंदर, ठीक है, एक पर्टिकुलर मैनर में सर्कुलर वे में मूव करते हैं, ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ भी मूव करें, ठीक है। तो ये डिस्कवरी क्या थी? बोहर की। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की थ्योरी दी 1920 में। अब तक प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, ठीक है। ई गोल्डस्मिथ जो थे, इन्होंने 1919 में प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी थी, ठीक है। प्रोटॉन का नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। डिस्कवरी किसने की थी? ई गोल्डस्मिथ ने, ठीक है। कई बार आ जाता है ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑलमोस्ट बच्चे गलत करके आते हैं, रदरफोर्ड ही लिख के आते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी। नहीं, रदरफोर्ड ने नहीं की, ई गोल्डस्मिथ ने की थी, ठीक है। तो 1919 में अब क्या हो गया था? प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी, ठीक है। तो उन्होंने अपनी क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी में एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव करके बताया कि प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो तो सेंटर में रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है उसके इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, वो ऑर्बिट्स में, जैसा सर्कुलर वे में बताया, इस तरीके से मूव नहीं करते, ठीक है। बोहर ने बोला था बीच में सन होता है, साइड में प्लैनेट्स होते हैं, इस तरीके से मूव करते हैं। क्वांटम ने बोला नहीं, इस तरीके से मूव नहीं करते, वो मूव करते हैं, बिल्कुल ये सच बात है, वो मूव करते हैं, एक ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, ये भी ठीक बात है, लेकिन वो सर्कुलर वे में मूव ना करके स्फेरिकल वे में मूव करते हैं। अब स्फेरिकल वे का मतलब हो सकता है वो ऐसे मूव कर रहे हो सकता है वो ऐसे मूव कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है वो ऐसे मूव कर रहे हो, मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलरली एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, वो इधर उधर कैसे भी करके मूव कर सकते हैं। जैसे कि एक बॉल है, बॉल के इस साइड मूव करे, जरूरी थोड़ी ना, इस साइड भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि स्फेयर होती है बॉल, उसी स्फेरिकल मॉडल को दिया उन्होंने और बोला कि एटम के अंदर प्रोटॉन के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो स्फेरिकल वे में मूव करते हैं और इधर उधर नहीं, ऐसे पर्टिकुलर मैनर में मूव करते हैं ऑर्बिट्स की तरह, ठीक है। और उन्होंने इस चीज को जो स्फेरिकल वे बताया था उसको बोला ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसमें आप देखोगे पर्टिकुलरली एक क्या है, सर्कल है, इन्होंने बनाए एक स्फेयर्स, इधर उधर सारी चीजों पे कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकता है इस तरीके से, ठीक है। आज के टाइम में जो सबसे एक्सेप्टेबल एटॉमिक मॉडल है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। हम इसी के बारे में पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन जो एटम्स है माना जाता है कि वो कुछ इसी तरीके का दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1932 में इनकी डिस्कवरी हो गई थी 1920 में, लेकिन 1932 में न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की? जेम्स चैडविक ने, ठीक है। 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जेम्स चैडविक ने की। तो क्या हुआ, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को पूरी तरह से खत्म करके एक नया मॉडल बनाने की जगह हमने प्रोटॉन्स के साथ, जैसे ये प्रोटॉन्स है रेड कलर के, तो ब्लू कलर के जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको उसी में ऐड कर दिया गया, ठीक है। हमारे पास जो थ्योरी थी इसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया, इसी में कुछ चीजें और ऐड कर दी गई, ठीक है। तो ये बन के आया क्या, क्वांटम का मैकेनिकल मॉडल। और इस टाइम पे 1932 में जेम्स चैडविक ने किसकी, न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, ई गोल्डस्मिथ ने। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी हमारे थॉमसन ने, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास एटम के मॉडल के बारे में हमें समझ आया। ये कुछ टाइमलाइन थी जिसमें एटम के बारे में बताया। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, काफ़ी आपके एग्जाम में भी काम आएगी और हर जगह पे काम आएगी, ठीक है। नॉलेज बेसिस पे तो खासकर काम आएगी जो कि ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए अब तक आपको काफ़ी कुछ समझ आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल विजुअल लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए और इसी के बेसिस पे इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें इस चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में
आपको कंप्लीट चीज़ें सारी प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है, जिसमें किस तरीके से इन्होंने इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई वो सब भी पता चलेगा। साथ में आपको पता चलेगा कि ये सारे एटम्स किस तरीके से डिस्कवर किए गए, बोहर ने हमारे पास इनकी डायमेंशंस किस तरीके से निकाली, सभी चीज़ें, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, सभी चीज़ें आपको इसी चैप्टर में पता चल पाएंगी, ठीक है। तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पूरा चैप्टर देख सकता, या फिर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अभी के अभी कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। फिलहाल के लिए बाय बाय।